सबसे पहले आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर आप सभी मीडिया बंधुओं को व आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को तथा बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अपने शुभचिंतकों को भी नववर्ष सन 2024 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही कुदरत से ये भी कामना करती हूँ कि ये नववर्ष सभी की जिंदगी में अपार तरक्की व खुशहाली लाए तथा आए दिन नई नई आ रही बीमारियों के प्रकोप से भी जरूर बचाए। वैसे मेरे जन्मदिन को लेकर आप लोग ये अवगत हैं कि नव वर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में बीएसपी पार्टी व मूवमेंट से किसी न किसी रूप में जुड़े लोग मेरा जन्मदिन विशेषकर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में ही मनाते हैं और वे इस वर्ष आज भी उसी मिशनरी भावना व सोच के तहत ही मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश भर में मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। उसके लिए मैं उन सभी लोगों का व अपने शुभ चिंतकों का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि इस मामले में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमने यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए और उसमें भी खासकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के हित एवं कल्याण के लिए भी अनेकों अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके अब देश में दूसरी पार्टियों की सरकारें नकल करके व नाम एवं थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर भुनाने में लगी हैं, किंतु उनकी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच होने की वजह से उनका इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। जबकि हमने यहाँ यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान इन लोगों को वर्तमान सरकारों की तरह अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज न बनाकर बल्कि इन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोटी रोजी एवं रोजगार आदि के साधन उपलब्ध करा के व इनकी गारंटी देकर काफ़ी हद तक इनको अपने पैरों पर खड़ा भी किया है। साथ ही इन्हें मान सम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने का भी काफ़ी मौका दिया है, जो वर्तमान में हमें कहीं पर भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा अपनी इन सब कमियों पर पर्दा डालने के लिए जिस प्रकार से धर्म व संस्कृति की आड़ में राजनीति की जा रही है, तो उससे अपने देश का संविधान एवं लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। ऐसी स्थिति में आज मैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर व मीडिया के जरिए इन सभी दुखी एवं पीड़ित लोगों से व विशेषकर बहुजन समाज के सभी वर्गों से अर्थात दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों,
मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि वे अपनी रोटी रोजी व रोजगार आदि के लिए तथा मान सम्मान एवं स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने व अपनी वर्तमान एवं आगे आने वाली पीढ़ी की बेहतरी के लिए भी अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के बताए हुए रास्तों पर चलकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को हर मामले में जरूर मजबूत बनाना है तथा जिनके हित व कल्याण के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है। साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान में दिए गए संवैधानिक कानूनी अधिकारों का भी सही से पूरा लाभ लें, तभी फिर वास्तव में इन वर्गों के लोग अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के समय में काफ़ी कुछ करके भी दिखाया है, जबकि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियां भी जिनकी सोच, सिद्धांत एवं कार्यशैली पूर्ण रूप से जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व सामंतवादी भी है, ऐसी ये पार्टियां सत्ता में बने रहकर इनको कभी भी अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना नहीं चाहती हैं। ऐसे में फिर इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों के चलते इनका सही से पूरा विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि देश में SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों एवं अन्य और क्षेत्रों में भी आरक्षण दिए जाने की संविधान में जो व्यवस्था की गई है, तो उनका भी अब इन विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा अन्य और मामलों में भी इनकी लगभग यही खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर देश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। इस किस्म की फर्जी व गलत खबरों से भी पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना है। और अब तो चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी
व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ खत्म हो सकती है। ऐसे में अपनी पूरी ऊर्जा से पार्टी को मजबूत बनाने में लगे रहना है। अपनी पार्टी के लोगों को ऐसे में अपनी पूरी ऊर्जा से पार्टी को मजबूत बनाने में लगे रहना है। और यदि पार्टी के लोग इन सभी हालातों का मुकाबला करके अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से आगे बढ़ने की पहल करते हैं तो फिर हमारी पार्टी जरूर आगे बढ़ेगी। इसी भरोसे के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरी लिखित पुस्तक मेरा संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के 19वें हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी करती हूँ। और ये पुस्तक खासकर वर्तमान युवा पीढ़ी व पार्टी में नए जुड़े लोगों के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनका एक उज्जवल एवं बेहतरीन मार्गदर्शक बनने का काम करेगी, जिसे मैं हर वर्ष इस पुस्तक के जरिए आज के ही दिन अपने लोगों को ये खास तोहफा भी देती हूँ। और अब मैं इस अति महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन करने से पहले पार्टी के लोगों से ये भी अनुरोध करती हूँ कि अब देश में लोकसभा के आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है। और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर व रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर जहां मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट
वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज्यादा लाभ पहुंचा था। उसके बाद सन 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज्यादा फायदा हुआ था। तो तब फिर बीएसपी ने यहाँ सन 2002 में विधानसभा के हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें पार्टी की पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर लगभग 100 सीटें जीत कर आई थी, जिसमें 2 हमारे विधायक सिंबल ना मिलने की वजह से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। उसके बाद सन 2007 में यूपी में विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाव लड़कर यहाँ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली थी, जबकि उस समय ये चुनाव ईवीएम से ही हुआ था, जिसमें शुरू में कोई धांधली व बेईमानी आदि नहीं हो पाई थी। साथ ही यहाँ लोकसभा आम चुनाव में व देश के अन्य राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़कर खासकर वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी की काफी अच्छी स्थिति रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब हर चुनाव में ईवीएम में काफी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है, ऐसी ये आम धारणा है, जिसकी खास वजह से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफी कुछ नुकसान हो रहा है। जबकि इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है कि पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि करने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफी आवाजें भी उठने लगी हैं। ऐसे में ये सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है या फिर इसमें कुछ परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इसलिए हमें पार्टी के जनाधार को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। साथ ही गठबंधन को लेकर खासकर मैं गठबंधन के बारे में बताना चाहती हूँ। साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी, चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। ताकि अपने लोगों के हितों में कुछ जरूरी कार्य होते रहे। संक्षेप में मेरा यही कहना है कि हमारी पार्टी अब देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा के आम चुनाव
अकेले ही लड़ेगी, अर्थात किसी भी पार्टी व गठबंधन के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी पुस्तक का विमोचन करती हूँ। मायावती जी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, पहले ये काम तो हो जाने दो। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने आपको कहा था कि आप मानते हो लोकतंत्र का चमत्कार है। आपको किताब से नफरत है क्या? दोनों इधर थोड़ा हाथ कर लीजिए, चेहरा आपका नहीं आ रहा है। अरे मेरी बात तो खत्म कर लें दो पहले। और अब मैं अंत में मीडिया बंधुओं से मेरे जन्मदिन का केक आदि लेने का आग्रह करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं आपसे यहीं रजा लेती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। अमेरिका के जन समुदाय के सामने कहा था आप, हाँ भाई, आप एक ही सवाल पूछ लो पहले। आप दोनों तय कर लो कि पहले मैं आपका जवाब दूं या आपका दूं। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने अमेरिका में भारतीय समुदाय के सामने कहा था कि मायावती देश के लोकतंत्र का चमत्कार है, और देश ने उस समय स्वीकार किया था कि मायावती देश की प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन चुकी है। आज आपका दावा क्या है? उनकी सोच का मैं स्वागत करती हूँ। आपने ये सवाल पूछा कि आपको राम मंदिर से निर्माण से संबंधित जो कंप्लीट लगभग होने के लिए जा रहा है, उससे संबंधित जो प्रोग्राम इस महीने 22 जनवरी को होने के लिए जा रहा है, तो उसके संबंध में आपने ये सवाल पूछा है कि क्या आपको इसका निमंत्रण मिला है, यही आपका सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है। तो और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का हमारी पार्टी एक बराबर उनका सम्मान करती है। तो चाहे हिंदुओं का मामला हो या सिखों का हो, बुद्धिस्टों का हो, मुस्लिम समाज का हो या अन्य मजहब को मानने वाले लोगों का हो, तो उनका कोई भी कार्यक्रम होता है या वो कोई भी ऐसा कोई फैसला लेते हैं, तो जो मानवता इंसानियत के लिए है, तो मेरे ख्याल कभी हमारी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया है। मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ इस बात को कि बीएसपी ही देश में अकेली एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का एक बराबर हम सम्मान भी करते हैं। मुझे जो इनविटेशन मिला है,
तो इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं यदि ज़्यादा व्यस्त नहीं रही, क्योंकि और भी पार्टी के काम है, तो मैं जरूर, अभी मैंने कोई इस मामले में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी तो कई दिन पड़े हुए हैं। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो आपके सामने होगा। हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप गठबंधन में शामिल हो जाइए। क्या कांग्रेस पार्टी ने आपको औपचारिक कुछ निमंत्रण दिया है कि आप शामिल होइए प्लीज? नहीं, क्या कहना चाहते हैं हम? कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, पूर्व नेता है, मौजूदा नेता है, वो सब कैमरे के सामने हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि बहन जी आप हमारे गठबंधन में शामिल हो जाइए। तो क्या कोई औपचारिक बातचीत हुई आपसे? मेरे ख्याल आपको ज्यादा मालूम होगा। अच्छा बहन जी, आप चुनाव कहाँ से आप लड़ेंगी? हमेशा अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। आप हमेशा आपका रुख रहता है, इसको लेकर सड़कों पे कब उतरेंगे, कब तक इसका विरोध दर्ज करेंगे? जरूरी है सड़कों पे उतरना। काम करने के अपने तौर तरीके होते हैं, हर पार्टी के अपने तौर तरीके होते हैं। कांग्रेस का अपना तौर तरीका अलग है, बीजेपी का अपना है, हमारी पार्टी का अपना अलग तौर तरीका। हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। शायद आपको मालूम नहीं है कि पूरे देश में इस समय हमारी पार्टी के छोटे छोटे कैडर कैंप चल रहे हैं, अकेले यूपी में नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी। और बंद जगह पे वो कैडर कैंप होते हैं जिसमें पार्टी और मूवमेंट के बारे में उनको डिटेल में बताया जाता है। तो जरूरी नहीं है हम हाउ हल्ला करें जैसे दूसरी अपनी पार्टी के अपने अपने तौर तरीके हैं। हमें दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करनी है। हमारा जो अपना एक सिस्टम है काम करने का, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। ऑनलाइन ऐप भी आपने जारी किया है? ऑनलाइन ऐप जारी कर रहे हैं अब ये तो चलता रहता है, अब ये आपके सामने आता रहेगा। हाँ हाल के चुनाव में मैडम, हाल के चुनाव में जो मत प्रतिशत था आपका भी दहाई से इकाई रह गया है, और ऐसी स्थिति में किस तरह से आपका ये मत प्रतिशत बढ़ेगा? राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बीजेपी आज एक सवाल बहन जी और करना चाह रहा था कि ये कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन बसपा नहीं करती है तो सारा फायदा जो है भाजपा को पहुंचेगा। अब कौन क्या सोच रहा है ये तो आप उन्हीं से पूछे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जितना कांग्रेस बीजेपी वाले ये लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, तो आपको मालूम है कि इनका अपर कास्ट का वोट हमको मिलने वाला तो है नहीं, इनका बढ़ जाएगा, बीएसपी को फायदा भी हो सकता है।